हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं बासित शहबाज हूँ और अमूमन जो रियासत होती है जिस पे हम टैक्स देते हैं और रियासत की जब हम बात करते हैं और ये कहा जाता है कि रियासत होगी माँ जैसी, और उसके बाद जब रियासत का जो सरबराह होता है, जो अमूमन वज़ीर आज़म होता है किसी भी सरबराह का, वो बाप या किसी सरबराह या हेड ऑफ़ स्टेट की हैसियत रखता है। लेकिन जब वही हेड ऑफ़ स्टेट आपको और ख़ास तौर पे कुछ लोग जब एहतजाज कर रहे हों अपने हकूक़ के लिए, लापता अफ़राद के लिए, उनको ये आके कहे कि ये बीएलए के लवाहिकीन हैं, इनके जो एहतजाज के हवाले से मुतालबात हैं, वो एक ऐसे मुतालबात हैं जिनको कमेटी जो है वो हेड करेगी, या उनको डीमोरलाइज़ किया जाए उनके एहतजाज को। जो पहले से दुखी लोग हैं या जिनके पहले से मसाइल हैं, जो डिस्कस करने वो फरियाद लेके आपके पास आए हैं, आप उनके सर पे हाथ रखते हैं, उसके बजाय आपने ये कहा वहाँ पे कि ये लोग जो हैं वो बीएलए के लवाहिकीन हैं, मुसल्लह जत्थों के लवाहिकीन हैं, और उनके एहतजाज किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है अनटिल अनलेस कि इसके ऊपर एक कमेटी बना दी जाए। आज बात करनी है 2 चीज़ों के हवाले से। एक, वज़ीर-ए-आज़म जो काकड़ हैं हमारे, अनवरुल हक काकड़, उन्होंने कल लाहौर का दौरा किया, आज भी वो ग़ालिबन लाहौर के दौरे पे ही हैं, और उन्होंने वहाँ पे सहाफ़ियों से और बिज़नेस कम्युनिटी से बात की। जबकि एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जो लोग बलूचिस्तान से अपनी ख़वातीन आई थी, ख़ुसूसन अपने राइट्स के लिए, अपने प्यारों के लिए, आपने उनके ऊपर बेदरेग रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया है। उस पे उनका ये कहना था कि चंद पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके हवाले से आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। इस पे डॉक्टर महरंग बलोच जो हैं वो भी सामने आए, उन्होंने भी अपना स्टांस रखा है। चीज़ों को डिस्कस की करना और सम अप करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आज जो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे भी लापता अफ़राद के हवाले से केस की समाअत हुई है। जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिनसे बहुत उम्मीद की जा रही थी कि जब वो आएँगे और बहुत ऐसे केस हैं लापता अफ़राद के, उसको टेक अप करेंगे। लेकिन आज जब छुट्टियों के बाद उनसे दोबारा अपने जो सीट पे विराजमान हुए, उस कार्रवाई में क्या हुआ और केस कहाँ तक पहुँचा, जो कल तक मुलतवी हो गया है। पहले ज़रा डिस्कस और बात कर लेते हैं पीएम काकड़ साहब की। कल उन्होंने बात की, सहाफ़ी ने जब सवाल किया उनसे लापता अफ़राद के हवाले से, उन्होंने कहा ये 1971 है और ना ही बांग्लादेश बनने जा रहा है। यानी बलूचिस्तान की सिचुएशन को आप खुद रिलेट कर रहे हैं बांग्लादेश की 1971 की महरूमियों से, और बलोचों को भी वैसे ही आप ट्रीट करें जैसे आपने बंगालियों को और फील्ड मार्शल अयूब खान ने जैसे बंगालियों को जो है वो ट्रीट किया था। तो बलूचिस्तान को अलहदा वतन या बलूचिस्तान की अलहदा मुमलिकत की रियासत की बुनियाद जो है वो आप खुद रख रहे हैं बतौर रियासत के निगरान वज़ीर आज़म होने के तौर पे। दूसरी चीज़ आपने वहाँ पे बात की कि बलोच मुझे याद रखेंगे, ये तड़ियाँ मुझे ना लगाई जाएँ। बीएलए, बीआरए और बीएलएफ जो है, ये तंज़ीमें मुसल्लह तंज़ीमें हैं, और कुछ सहाफ़ी जो हैं इनके हिमायती नज़र आते हैं, ह्यूमन राइट्स के बड़े एक्टिविस्ट जो हैं वो नज़र आते हैं। तो आपका ये उस तकरीर में कह देना कि उनके लवाहिकीन है या उनके लवाहिकीन में से हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब से कि आपने जितनी तंज़ीमों के नाम लिए, इनको बनाने वाला कौन था? इससे पहले क्या बलोचों के साथ आपने जो है वो उनकी स्टेट को तबाह व बर्बाद नहीं किया? वहाँ पे लापता गुमशुदा अफ़राद नहीं हुआ करते थे? या वहाँ पे जो है उनके रिज़र्व्स के ऊपर, उनके मादनियात के ऊपर जो है वो कब्ज़ा नहीं हुआ करता था? जगह-जगह जो चौकियाँ हैं, उसके बावजूद ये बीएलए, बीआरए, बीएलएफ, ये तमाम तंज़ीमें जो है वो जत्था तंज़ीमें किस तरह तश्कील पाईं? जगह-जगह चौकियाँ हैं, तमाम तर केपी और बलूचिस्तान में जो टारगेट किलिंग्स होती हैं, ये अटैक्स होते हैं, रियासत उनको क्यों नहीं रोक पाती? जबकि इतना बड़ा बजट जो है जो दिफ़ाई तौर पे वो लेती है। दूसरा, आपने वहाँ पे जो बात की, उन्होंने कहा जी आप ऐसे जो वहाँ पे वाटर कैनन का जब उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया, आपने उसको जस्टिफ़ाई किया कल बैठ के टीवी के ऊपर, और ये कहा जी कि यूरोप में भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, 200 से ज़्यादा वाक़यात ऐसे हैं यूरोप के अंदर कि जहाँ पे रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। तो आपने यूरोप के एहतजाज भी देखे, वहाँ पे हुकूमतें गिरती भी देखी हैं। जो रेवोल्यूशन, यूरोपियन रेवोल्यूशन है, शायद काकड़ साहब उससे अवेयर नहीं हैं, और वो किस तरह आया और किस तरह तमाम यूरोप के हालात जो हैं उसने बदल दिए। शायद वो उसी रेवोल्यूशन के ऊपर बलोचियों को लेके आना चाह रहे हैं कि वो रेवोल्यूशन आएगा तो आपकी बात सुनी जाएगी कि वहाँ से जब ख़वातीन उठती हैं और ख़वातीन पे बेदरेग आप रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, और फिर बाद में ये कहते हैं कि ये अमूमन बात है, रियासत जो है वो मशीनरी का इस्तेमाल करती है। उसके अलावा आपने बात की 14 लोग कोस्टल हाईवे पर जलकर मर गए और उनका सवाल कोई नहीं कर रहा, तो उन हज़ारों पश्तीनों, बलोचों का सवाल कौन करेगा? काकड़ साहब से पहले उसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि वहाँ वो आज लापता क्यों हैं? ये उन्हीं के इलाके हैं, काकड़ साहब ने जहाँ जहाँ पे बलूचिस्तान से वो तालीम हासिल की, उन्होंने अपनी इब्तदाई यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की उन्होंने वहाँ से अपनी, और उसके बाद वहीं से बार-बार जो है वो ऐवान बाला और ऐवान ज़री में आते रहे हैं वो। लवाहिकीन ज़रूरत इस बात की थी कि आप काकड़ साहब अगर ये तकरीर टीवी पे के बजाय वहाँ पे जाते, महारंग बलोच की क़यादत में जो ख़वातीन बैठी हैं, उनसे डिस्कस करते ये बातें,
तो शायद कोई हल जो है मुमकिना तौर पे सामने आ सकता। काकड़ साहब ने कल की तकरीर में ये भी कहा जी कि आप खरगोश, कुत्ते और पंजाबी के कत्ल को जो है वो कानूनी करार दे दें, जिस तरह उनको मारा जाता है वहाँ पे। तो काकड़ साहब से सवाल है कि अगर आप बात करते हैं कि तफ़रक़ा डाला जा रहा है मुख्तलिफ सूबों के अंदर, तो वो तफ़रक़ा क्या जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म उनकी इस बात से नहीं फैलेगा कि किस तरह बुरी तरह आपने बलोचों के साथ जो सलूक किया और उसको आप फिर जस्टिफ़ाई कर रहे हैं पंजाबियों से रिलेटेड होके। जबकि पंजाब में तहरीकें जब उठती हैं और पंजाब में तहरीकें जब उठी और तारीख उसकी गवाह है कि वहाँ पे आपने अपना क्या हाल किया। जो फ्रीडम फाइटर पंजाब से उठा भगत सिंह, उसको पंजाब के लोगों ने ही एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आपने पूरे पाकिस्तान से गिला शिकवा करते हुए ये कहा कि मुझे पाकिस्तान से गिला है कि आप एक इशू के ऊपर इतना जो है वो हाईलाइट करें। क्या वो इंसानी हकूक़ का इशू नहीं था उस वक़्त, जब ख़वातीन के ऊपर बेदरेग रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया अदालतों में। एक बात आपने कल ये बैठ के वहाँ भी कि अदालतों में पेश करें 90,000 का जो 90,000 लोगों के कातिल हैं, उनमें से 9 लोगों को जो है वो सिर्फ़ जिनके ऊपर केसेस दायर किए गए। तो यही बात, यही मुतालबात महारंग बलोच के हैं, वहाँ बैठी ख़वातीन के, कि अगर वो लोग किसी मुसल्लह जत्थे के साथ यूज़्ड टू हैं या मुसल्लह जत्थे के कारिंदे हैं, तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। जस्टिफ़ाई इस तरह मस्कशुदा लाशें फेंक देना और लोगों को कत्लेआम कर देना, ये किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आपने बात की थी 90,000 लोगों की, तो आप एपीएस के जो शोधा बच्चे हैं उनकी भी बात करते और फिर बताते कि एपीएस कैसे हुआ था। एहसानुल्लाह एहसान जो इसका मास्टरमाइंड था, वो किसकी हिरासत में था और वहाँ से टर्की से बाहर जो है वो रवाना हो गए। तमाम चीज़ें जो है उन्होंने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीज़ें डिस्कस नहीं होती, तो कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है वो आप किस लिए करते हैं? मुल्क की सलामती के लिए नहीं करते। वहाँ पे बैठ के किस चीज़ों के ऊपर बात करती है कि ये बात करते हैं कि एक सियासी जमात को तोड़ के दूसरी सियासी जमात को कैसे तश्कील दिया जाए। इसके ऊपर महारंग बलोच ने भी कल अपने ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा जी, जब से हम यहाँ पे बैठे हैं तकरीबन 40 दिन हो गए हैं आज उनकी इस तहरीक को, और 500 से ज़ायद मज़ीद मिसिंग पर्सन्स के केसेस जो है रजिस्टर हुए हैं और दिन ब दिन इस तहरीक में जो है वो इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अगर ये तहरीक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती तो काकड़ साहब क्यों इसको एड्रेस कर रहे हैं? यूएन के हवाले से उन्होंने कहा जी, एक कमेटी जो है वो तश्कील जो है वो दी जाए। 85 साला ख़वातीन उस एहतजाज में बैठी हैं, 85 ईयर ओल्ड। कैन यू जस्टिफ़ाई, क्या आप उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि उनके जो घर वाले थे वो दहशतगर्द थे? अगर थे भी तो किस अदालत में आपने उनको पेश किया और किस कानून के तहत आपने उनको मार दिया? काकड़ साहब इसका भी जवाब दें। कोलो और खज़ार में 4 जो नौजवान हैं वो फिर लापता हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के तहसील मीर अली के गाँव मौसीकी में कत्लेआम किया गया। आज भी जो है आबरान में ऑपरेशन किया गया, उसके हवाला आर्मी फोर्सेस के हवाले से। तो ये तमाम लापता अफराद जो थे, उनको अदालत में पेश करना ज़रूरी था, ये सरेआम मार देना ज़रूरी था? इस सवाल का जवाब भी है वो ढूँढना जो है लाज़मी है। बलोचों की जो तहरीक है, पश्तूनों की जो तहरीक है, वो मंजूर पश्तीन हों इसको लीड करते हुए या फिर महारंग बलोच हों। सवाल ये है कि अगर सवाल करोगे तो कह दो पाबंद की जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त करोगे, और अगर मुज़ाहमत करोगे तो मार दिए जाओगे। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में भी लापता अफराद के हवाले से एक केस की समाअत हुई। जो पीटीआई के वकील हैं शुएब शाहीन साहब, उन्होंने ये समाअत जो ये केस लेके गए, और अमूमन ये देखने में आया कि इस केस का भी सिर्फ ताल्लुक जो था वो पीटीआई के लोगों तक था। उस्मान डार के हवाले से हो या उनके भाई उमर डार के हवाले से हो या दीगर जो पीटीआई के लोग हैं वो उठाए गए। आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, एक बड़ी समाअत थी जिसको गैर ज़रूरी तौर पे कल तक मुलतवी कर दिया गया। सोचा ये जा रहा था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अगर बलूचिस्तान के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका खुद का ताल्लुक बलूचिस्तान से, और जिस तरह उनके ऊपर केसेस बनाए गए, वो आज ये बात पूछ रहे थे कि इमरान रियाज़ खान कौन है? अगर चीफ जस्टिस साहब इतने ही अवेयर नहीं है कि रियाज़ खान कौन है और उनके साथ क्या सलूक हुआ है, ये मुल्क के एक मौजूदा चीफ जस्टिस के हालात हैं। उन्होंने समाअत कल तक मुलतवी किया और ये कहा है कि जी, लापता अफराद जबरी गुमशुदगी केस में उनके जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम पार्लिमान को कानून साज़ी करने का हुक्म नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस शुएब शाहीन ने मासूम लोगों को पर जुल्म का ज़िक्र किया, तो चीफ जस्टिस ने मिसाल देते हुए कहा कि शेख रशीद खुद जो है वो 2 बार वज़ीर रह चुके और 2 बार जो है वो लापता हुए थे। फ़ारूक हबीब, सदाकत अली बासी सब सियासी वर्कर थे। ये केस भी एक सियासी था, जबकि इंसानी अलमिया का ये केस है, और उन प्यारों और उन लोगों के जिनको प्यारे जो है अरसा दराज से उठाए गए हैं, 13-13 साल जो है वो उनको वापस उनके प्यारे नहीं किए जाते, जबकि वापस किए जाते हैं तो वो एक मस्कशुदा लाश की शक्ल में है। ये पाकिस्तानी रियासती इदारों की संजीदगी है, ये उस मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म की संजीदगी है, ये सेनेट के चेयरमैन सादिक सिंजरानी की संजीदगी है, और यही संजीदगी है इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की।